हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसी विषय में सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक विधि के विषय में, टेक्स्ट बुक मेथड के विषय में। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तक विधि को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। भाषा शिक्षण में ये सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें बालक के स्थानीय वातावरण के अनुरूप विषय वस्तु तथा शब्दावली का वर्गीकरण करके भाषा की पाठ्य पुस्तकों की रचना की गई, जिसमें वर्णमाला, पदों, सरल वाक्यों तथा अनुच्छेदों के क्रम में विषय वस्तु को रखा गया। इस विधि में पाठ्य पुस्तकों को ही शिक्षण का आधार माना जाता है। भारत में इस विधि के प्रबल समर्थक डॉक्टर वेस्ट थे। उनके अनुसार शिक्षण इस ढंग से नियोजित होना चाहिए कि छात्र जिस स्तर पर भी स्कूल छोड़े वह अपने पठित अंश का अधिकाधिक लाभ उठा सके। इस अधिकतम अंश यानी कि जो भी अधिकतम लाभ है को डॉक्टर वेस्ट ने ग्राह्य मूल्य यानी कि सरेंडर वैल्यू नाम दिया है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य ये है कि छात्र या शिक्षार्थी या कहें प्रौढ़ शिक्षक की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किसी भी भाषा का ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से कर सके। इस विधि में शिक्षक किसी पाठ या प्रकरण का छात्रों के सामने आदर्श पाठ या वाचन करता है। छात्र उसका अनुकरण वाचन करते हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, जैसा शिक्षक वाचन करता है उसी के अनुसार जो है छात्र अनुकरण वाचन करते हैं या अनुकरण पाठ करते हैं। इसमें हुई अशुद्धियों को शिक्षक शुद्ध कराकर, यानी कि जब छात्र शिक्षार्थी जब उसका पाठ करते हैं तब उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, छात्र जो भी गलतियाँ करते हैं को शिक्षक शुद्ध कराकर नवीन एवं कठिन पदों की व्याख्या मातृभाषा में करता है। भाषा के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का मातृभाषा में अनुवाद करके छात्रों को समझाया जाता है। यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी भाषा पढ़ाई जा रही है ऐसा संभव नहीं है कि वहाँ की वह मातृभाषा हो। अन्य भाषा के रूप में भी भाषा का ज्ञान कराया जाता है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा के रूप में ज्ञान कराया जाता है। यही कारण है कि भाषा के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का मातृभाषा में अनुवाद करके छात्रों को समझाया जाता है। इससे वे ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं। प्रसंगानुसार व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। अंत में व्याकरण व अनुवादों का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है कि किस तरह से अनुवाद करने चाहिए। इस तरह छात्रों को विषय वस्तु का इतना ज्ञान करा दिया जाता है कि वे पाठ्य पुस्तक, अनुवाद या टीका की सहायता से स्वतंत्र रूप से भाषा का अध्ययन कर सकें। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। इस पद्धति या विधि द्वारा छात्र मौखिक व सस्वर वाचन में निपुण हो जाते हैं। छात्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होने के कारण स्वाध्याय के लिए प्रेरित भी हो जाते हैं। कठिन शब्दों का ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से कराया जाता है, जिससे छात्रों को भाषा का ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है। यानी कि जब किसी भी भाषा में अनुवाद किया जाएगा, जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो बालक आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि उनकी मातृभाषा उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती होगी। नवीन शब्दों के ज्ञान के कारण शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि नए नए शब्दों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। वह जो ज्ञान कराया जाता है उसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री की भी सहायता ली जाती है, यानी कि जैसे कि वास्तविक वस्तु दिखाकर शब्द का ज्ञान कराना, चित्र के माध्यम से शब्द का ज्ञान कराना, चार्ट के माध्यम से उस विषय वस्तु का ज्ञान कराना, या कहीं मॉडल के माध्यम से भी ज्ञान कराया जा सकता है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं या अन्य कुछ होता है, तो जो कि क्लास में नहीं लाई जा सकती तो उनका मॉडल बना लिया जाता है। अगर स्कूल में ही पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, उनका ज्ञान कराया जाना है, तो टीचर छात्रों को ले जाकर उनके विषय में ज्ञान करा सकता है।
उच्च कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये जो विधि है, ये विधि छात्रों को अपना पूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। इसी के साथ हम देखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि के दोष, क्या दोष हो सकते हैं इसके विषय में हम ध्यान आकर्षित करेंगे। इसमें वाचन कार्य पर अधिक महत्व दिया जाता है, इसमें मौखिक कार्य की उपेक्षा की जाती है, इससे पुस्तकीय ज्ञान अधिक होता है, व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। वाचन तथा वाक्य को पढ़ना और इसका मातृभाषा में अनुवाद करना एक यंत्रवत क्रिया बन जाते हैं। छात्रों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है, इसमें व्याकरण के क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव पाया जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे संप्रेषण विधि के बारे में। संप्रेषण विधि यानी कि कम्युनिकेशन मेथड। इस प्रकार भाषा कौशलों के उपयोग में दो संप्रेषण क्रियाशील रहते हैं। ये संप्रेषण इस प्रकार से हो सकते हैं जैसे कि बोलना सुनना संप्रेषण विधि, स्पीकिंग लिसनिंग कम्युनिकेशन मेथड। दूसरा हो सकता है लिखना पढ़ना संप्रेषण विधि, राइटिंग रीडिंग कम्युनिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीकिंग लिसनिंग कम्युनिकेशन मेथड के अंतर्गत इस प्रकार की संप्रेषण विधि कक्षा के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होती है। संप्रेषण छात्र तथा अध्यापक या कहें अध्यापिका के मध्य होता है, जिसे अंतर प्रक्रिया कहते हैं। इस संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, परंतु अधिगम की दृष्टि से छात्र का क्रियाशील होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छात्र क्रियाशील रहेगा तभी ज़्यादा सीखेगा। इस प्रकार के संप्रेषण में 3 घटक सम्मिलित होते हैं, जिसमें पहला होता है पाठ्य वस्तु, दूसरा शिक्षण विधि तथा शिक्षण सहायक सामग्री। तीसरा पॉइंट, संप्रेषण में 4 प्रक्रियाएं प्रमुख होती हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, जो कि कौशल भी हैं भाषा के। मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत बोलना सुनना जो है प्रमुख क्रियाएं होती हैं। इस संप्रेषण विधि में जब शिक्षक बोलता है तो छात्र सुनकर उस पाठ्य वस्तु को समझ लेता है, और जब छात्र अपने स्पष्टीकरण के लिए बोलता है तो शिक्षक सुनकर उसे पुनः बोलकर समझाने का प्रयास करता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे नेक्स्ट बोलना सुनना संप्रेषण विधि, स्पीकिंग के विषय में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे लिखना पढ़ना संप्रेषण विधि, राइटिंग रीडिंग कम्युनिकेशन मेथड। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि इस प्रकार की संप्रेषण विधि भी शिक्षक तथा छात्रों के मध्य होती है। शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है और छात्र उसे पढ़ता है। पढ़कर लिखे हुए भावों एवं विचारों को बोधगम्य करता है। लेखक पुस्तक में अपने भावों एवं विचारों को लिखता है और पाठक उन्हें पढ़कर समझता है। कहने का तात्पर्य ये है, पाठक तो कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, छात्र भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि लेखक पुस्तक में अपने भावों एवं विचारों को लिखता है और पढ़कर पाठक जो है उन्हें पढ़कर समझता है। इसमें क्या क्या भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि विधियां तो हैं ही हैं, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, सामग्री और शिक्षक। शिक्षक तो सब तरफ से अपनी भूमिका निभाता ही है, और मध्य में काम करती हैं विधियां। बालक इनको समझता है और पढ़ाने का माध्यम क्या होता है, पाठ्यवस्तु। इस संप्रेषण प्रवाह में शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है, तब छात्र उसे पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। छात्र के लिखे कार्य को जब शिक्षक पढ़ता है तो उसे समझने का प्रयास करता है और उस कार्य में सुधार करता है, जिससे छात्र में लिखने की कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्याकरण अनुवाद विधि या कहें भंडारकर विधि, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। पाठशाला विधि की त्रुटियों में सुधार करने के लिए विद्वान जो है भारतीय विद्वान डॉक्टर R.C. भंडारकर ने 1864 और 68 यानी कि 1864 और 68 में लैटिन और ग्रीक जैसे सांस्कृतिक भाषाओं को सिखाने की पाश्चात्य विधि के अनुसार भाषा की विधि यानी कि भाषा कहें कि 2 खंडों में पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें व्याकरण की पाश्चात्य रूपरेखा पर आधारित व्याकरण अनुवाद विधि को अपनाया गया। इस विधि को कैल होदन, मोनियर, विलियम मैकडोनल, B.S. आमटे जैसे विद्वानों ने भी अपनाया। इस विधि में एक पाठ शिक्षण प्रक्रिया की एक पूर्ण इकाई माना जाता है, जिसके 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है व्याकरण पाठ, दूसरा होता है भाषा से मातृभाषा में अनुवाद,
तीसरा होता है मातृभाषा से भाषा में अनुवाद तथा लास्ट में शब्दकोश से शब्द बनाना। शब्दकोश यानी कि जो डिक्शनरी होती है उससे शब्द बनाना। इस प्रकार से इसके 4 भाग रहते हैं। इस विधि में व्याकरण के दो है नियमों व रटंत्र विद्या का बहिष्कार किया गया। शिक्षक भाषा के जो है मातृभाषा में अनुवाद के लिए कक्षा के स्तरानुसार वाक्यों या अनुच्छेदों का चयन करता है। उसके बाद छात्रों के सामने शिक्षक चयन कर लेता है। उसके बाद छात्रों के सामने आदर्श पाठ करता है। तत्पश्चात उसकी व्याख्या करते हुए अर्थ स्पष्ट किया जाता है। कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश देखने का अभ्यास किया जाता है। फिर दोनों को अनुवाद करने के लिए देता है। कार्य पूर्ण होने पर छात्रों में अनुवाद सुनकर अन्य छात्रों की सहायता से आवश्यक संशोधन कराता है। इस प्रकार भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करना छात्र सरलता से सीख जाते हैं। अब हम इसके गुण और दोषों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुण। व्याकरण के नियमों को बोधगम्य बनाने के लिए भली भांति वर्गीकृत किया गया है। छात्रों में स्वतः या कहें स्वतंत्र अध्ययन का गुण विकसित होता है तथा व्याकरण व अनुवाद के अभ्यास द्वारा भाषा साहित्य का परिचय कराया जाता है। इससे समय, शक्ति, धन की बचत होती है क्योंकि एक साथ बड़े समूह को पढ़ाया जाता है तथा इसी के साथ हम देखेंगे दोष। इसमें भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रह जाते हैं। व्याकरण व अनुवाद पर ही बल देने के कारण ये एकांगी व नीरस हो जाता है। छोटे स्तर के बालकों के लिए ये अनुपयोगी है। इस विधि में अक्षरशः या कहें अक्षरशः अनुवाद की प्रवृत्ति के कारण भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग, विशेषकर ये लैंग्वेज के क्षेत्र में है। पाठ्य पुस्तक विधि यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड, संप्रेषण विधि, कम्युनिकेशन मेथड, बोलना सुनना संप्रेषण विधि, स्पीक इंग्लिश कम्युनिकेशन मेथड, लिखना पढ़ना संप्रेषण विधि, राइटिंग रीडिंग कम्युनिकेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि जिसे व्याकरण में लिखा है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। आज के लिए इतना ही।